Hello everyone, I hope you guys are doing fantastic. Welcome back to another YouTube lecture for Standard 11th Maharashtra Board Economics. And आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। हमने महाराष्ट्र में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए गए हैं। पीछे आप लोगों को जो स्क्रीन पे जो मैप दिख रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का ही मैप है। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड बहुत ईजी भी है। एंड इस चैप्टर में बहुत सारे हम जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले देखो, आप लोगों को ना एक मैप दिया गया है। कैन यू ऑल सी कि द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैप है। तो गाइस ये मैप क्या है एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी ना हर एक जो स्टेट होता है ना उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर पास करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना उस डिवीजन पे बहुत ईजी जाए। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे ना कि जो ब्रॉड पिंक लाइन है, आई विल शो यू, जो आप लोगों को ये लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है, आई नो आई एम नॉट ट्रेसिंग इट करेक्टली, बट ये जो लाइन है ना, दिस इज वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपका डिवीजन है। जैसे हमारे मैप में पुणे, सातारा, सोलापुर, सांगली एंड कोल्हापुर, ये एक पुणे डिवीजन है। तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बन जाता है। हमने उसको आई थिंक सो 5 या 6 महाराष्ट्र के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन साथ में किया जा सकता है। बिकॉज हम लोग अलग अलग सिटीज के लिए ना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना सकते। व्हाट इज द रीजन? फिर वो बहुत डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाएगा। तो हम कुछ सिटीज को क्या करते हैं ना, हम क्लब कर देते हैं उनको और एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बना देते हैं, ताकि उस पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर, फिर कोई कोई ज्योग्राफिकल फैक्टर की वजह से हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन या लुक आफ्टर करना बहुत इजी जाता है एक अगर वहां पे हमें बॉडी मिल जाए। जैसे कि पुणे डिवीजन की क्या है, वी हैव पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हम साथ में, ये सिटीज बहुत कनेक्टेड भी है एंड दे आर क्लोज, तो वो एक डिवीजन कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मुंबई डिवीजन में वी हैव पालघर, थाने, दिस रायगढ़, रत्नागिरी एंड ऑल दिस। तो ये साइड पूरा हमारा मुंबई डिवीजन है। तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे कंटेंट पढ़ेंगे ना चैप्टर का, हमें उसका भी क्रक्स मिलते जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। अभी ये देखो जलगांव, देखो नासिक, जलगांव, धुले, नंदुरबार, ये एक डिवीजन में आता है। तो आई होप आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है ये समझ में आया। देखो नाम भी देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, आया समझ में? तो इस चैप्टर का रीडिंग स्टार्ट करते हैं अभी। देखो, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of May 1960। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक हमको मिल चुका है गाइस कि द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of May 1960। ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है। यस, इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। अभी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एग्जिस्टेंस में आया 1st of May को। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता है तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक थे, फिर 1st of May 1960 को हमने बीच में से दरार बना दी, तो महाराष्ट्र अलग हो गया, गुजरात अलग हो गया। तो गुजरात का भी जो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो भी 1st में ही है, ठीक है। सो द स्टेट इकोनॉमी हैज अचीव्ड अ डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल। अब हम जो है महाराष्ट्र की इकोनॉमी को एक बहुत एक स्टेटस एक डिसेंट स्टेटस मिल चुका है, और हम महाराष्ट्र की इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट डिवाइड किया गया है 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, 6 रेवेन्यू डिविजन्स में, और वो रेवेन्यू डिविजन्स है हमारे मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद। देखो, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, जो हमारा महाराष्ट्र है उसको हमने डिवाइड किया है 36 डिस्ट्रिक्ट्स में। सो ये भी फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, सो 36।
ठीक है। एंड 6 रेवेन्यू डिविजन्स, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स आपको बताया वैसे रेवेन्यू डिविजन्स जो है वो भी हमारे पास 6 हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स अलग एंड रेवेन्यू डिविजन्स अलग। तो रेवेन्यू डिविजन्स क्या है? मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हमने जो डिवीजन किया गया है महाराष्ट्र का 6 हिस्सों में, मैंने आप लोगों को 5 या 6 बोला था, तो एग्जैक्ट फिगर 6 है। सो 6 हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है या फिर ऐसे क्या यूनिक फीचर्स है जो महाराष्ट्र को एक अलग ही स्टेटस देता है। सो आइए जानते हैं। 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ थैंक गॉड, मुझे लगा जूम आउट हो गया बट नहीं, ठीक है। चलो, महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। तो हमारा जो इंडिया है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहां है? तो महाराष्ट्र में। अगेन वन मोर फिल इन द ब्लैंक कि या फिर ये मैच द फॉलोइंग के लिए भी आ सकता है। एंड आप लोगों को पता है फर्स्ट नंबर पे कौन है? राजस्थान। राजस्थान इज एट नंबर 1 बिकॉज राजस्थान का लैंड एरिया भी ज्यादा है एंड उनका पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा है। सो नंबर 1 पे इट्स राजस्थान एंड नंबर 2 पे वी हैव महाराष्ट्र। सो पॉपुलेशन के हिसाब से महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। एंड 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 11.24 करोड़ का जो है महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है। देखो यहां पे है 11.24 करोड़, ये जो है महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है। ये भी और एक फिल इन द ब्लैंक है। तो काफी ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला चैप्टर है ये, ठीक है। अब महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। कितने सारे फिल इन द ब्लैंक्स मिले? देखो, महाराष्ट्र सबसे पहले पॉपुलेशन वाइज सेकेंड नंबर पे आता है कंट्री में। पहला राजस्थान है, दूसरा महाराष्ट्र है। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारा पॉपुलेशन है इट इज 11.24 करोड़। देन थर्ड, वो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट इज राजस्थान, सेकेंड इज एमपी, थर्ड इज महाराष्ट्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया वाइज कॉन्टेक्स्ट, जो एरिया जितना फैला हुआ है हमारा महाराष्ट्र वो है तीसरे नंबर पे, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड को हम लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, ऐसे जब हम बड़ी लैंड को या किसी स्टेट या सिटी या कंट्री को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये भी याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। चलो मूविंग ऑन। इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 45.20% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। सो हमारा जो महाराष्ट्र है उसकी अप्रोक्सीमेटली 45.20 मतलब अप्रोक्सीमेटली 45% पॉपुलेशन जो है ये सिटीज एंड टाउन्स में रहती है। हमारे महाराष्ट्र की आप लोग सिटीज देखोगे, लाइक ऑलमोस्ट सारे ही अब सिटीज बन चुके हैं। हमारे पास ऐसे विलेजेस है, डेफिनेटली है, लेकिन अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटी टाइप ऑफ सेटलमेंट मोर। सो अभी ये 2011 सेंसस का डेटा है। तो अगर हम लोग अभी रिसेंट वाले सेंसस का डेटा देखेंगे ना, काफी ज्यादा जो नियरेस्ट डेटा अगर हमने देखा तो ऑब्वियसली ये परसेंटेज ऊपर गया होगा। अभी 45 से ज्यादा हम लोग अर्बनाइज हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है गाइस? सेक्स रेशो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स कितनी है, इस रेशो को, मेल फीमेल जो रेशो है उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो, मेल इज टू फीमेल रेशो। तो हमारा महाराष्ट्र का है 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब अगर हमारे महाराष्ट्र में 1000 मेल है तो उन 1000 मेल के रेशो में वी हैव 929 फीमेल्स। तो अभी तुम लोग ही देख लो, तो मतलब ऐसे 70 लड़के होंगे, 71 लड़के होंगे जिनको लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए महाराष्ट्र में। सो यस, दिस इज अ फैक्ट कि हमारे पास हमारे महाराष्ट्र में लड़के जो है अगर 1000 है तो उस 1000 के कंपैरिजन में लड़कियां कितनी है? सो 929, ये रेशो, दिस इज रेशो ऑफ आवर महाराष्ट्र, ठीक है। लिटरेसी रेट, नेक्स्ट इज कि स्टेट का लिटरेसी
लिटरेसी रेट कितना है? स्टेट का लिटरेसी रेट हमारे है 82.3 एज पर 2011 सेंसस। अभी तो आई एम डेफिनेटली श्योर ये 90s में गया होगा, बट 2011 में भी ये 82.3 इतना था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। इट इज़ वेरी डिसेंट। लाइक हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, पीपल आर परस्यूइंग एजुकेशन। पुणे इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, वहां पे कितने सारे लोग सीखने आते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन इज मोस्ट वैल्यूड थिंग इन महाराष्ट्र, ठीक है। चलो आगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016-17, स्टेट हैड हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी। आप लोगों ने जीडीपी पढ़ा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल, हम जीडीपी बोलते हैं। वैसे हर एक स्टेट का जब हम निकालते हैं ना तो उसको बोलते हैं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हाईएस्ट ग्रोथ पे बढ़ा है। ऑल्सो स्टेट की पर कैपिटा इनकम भी बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा फास्ट बढ़ती है महाराष्ट्र की, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हम बोल सकते हैं वो महाराष्ट्र में है। वी हैव, हम लोग को सबसे बढ़िया एग्जांपल फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? इट इज इन मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। देन ऑक्सफोर्ड, पुणे आईटी हब, पुणे में आईटीज के कितने सारे आप लोग देखोगे। अगर यहाँ पे लाइक अभी मैं पुणे से लेक्चर ले रहा हूँ, तो वी हैव आईटी हब्स, वी हैव यू नो हिंजवाड़ी, वी हैव खराड़ी। यहाँ पे इट्स नॉट हिंजवाड़ी, इट्स हिंजौड़ी, ठीक है, याद रखना। मूविंग ऑन, चलो। द स्टेट इकोनॉमी इज, स्टेट की इकोनॉमी को कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है आप लोग, अब ये कैरेक्टराइज का क्या मतलब है यहाँ पे? आप लोग कभी सुना है आपने कि ये इस बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके ट्रेट है ये इन जनरल? मतलब अभी मेरे ट्रेट्स क्या है? लाइक आई एम गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, आई डांस, आई वर्क आउट। ये मेरे ट्रेट्स हैं। लाइक दिस इज व्हाट आई एग्जिबिट और दिस इज समथिंग आई एम पुटिंग इट आउट देयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल, ठीक है। सो इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। वैसे हमारे महाराष्ट्र की इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर ट्रेट्स क्या हैं? देखो, सबसे पहला है अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। सह्याद्री माउंटेन रेंजेस देखो, कोंकण स्ट्रिप देखो, हमारे पास कितनी वादियां, नदियां, कितने सारे हैं हमारे पास, है ना। तो अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास। हमारे पास मैन पावर भी स्किल्ड है हमारे पास। हम लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा पॉपुलेशन जो है सेकेंड नंबर पे है हम लोग इन टर्म्स ऑफ कंट्री, लेकिन वो जो पॉपुलेशन भी है इट इज ऑल्सो स्किल्ड। लाइक हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं इन लोगों को अलग अलग फील्ड्स में। किसी के पास किसी चीज का स्पेशलाइजेशन है, किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, तो वी कैन यूज दिस मैन पावर इन अ वेरी स्किल्ड वे। वो बहुत स्किल्ड लोग हैं वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तीसरे नंबर पर जो है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप लोग देख ही सकते हो कि मतलब मूविंग ऑन, चलो। नेक्स्ट इज डेवलप्ड इंफ्रा, कैमरा नहीं हिलाना। नेक्स्ट इज डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वन सेकेंड, हाँ। फोर्थ है डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है? अभी हमारे महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, हाउसिंग फैसिलिटी, ये क्या है? ये सब हमारे महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये बहुत डेवलप्ड वे में बनाया गया है। आप लोग 2 टायर 3 टायर सिटीज में जब जाओगे, इफ यू गो टू मुंबई, मुंबई में हमारे पास स्काई स्केपर्स हैं। पुणे में इतनी बड़ी बड़ी इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अभी हमारे पास मेट्रो आ गई है पुणे में। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी है। गॉट इट? चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र इज मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। अभी एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। देखो, क्रिएटिविटी, अभी यहाँ पे क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं क्या दूँ? हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री की क्या है? क्रिएटिव है, ये एक आर्ट फॉर्म है।
यू नो एक्टिंग एंड ऑल दैट. सो टैलेंट को यहाँ पे बहुत बढ़ावा मिलता है. आप क्रिएटिव हो सकते हो एंड यू कैन यू नो एक्सेल इन महाराष्ट्र. ठीक है. नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट. अभी हमें कुछ कोर्स सीखना है, कुछ कोई डिग्री हासिल करनी है, तो लोग यू नो लोग पुणे आते हैं. पुणे इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट. तो पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में. सो महाराष्ट्र हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी प्रोवाइड करता है. देन इन्वेस्टमेंट. महाराष्ट्र में अगर आप लोग अभी आई डोंट नो बाकी सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, बट इफ अगर आप, मैं पुणे की बात करता हूँ, पुणे में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे लैंड में, कोई आपने ज़मीन खरीदी, तो उसका ग्रोथ रेट ओवर द ईयर्स वो ऐसे स्काईरॉकेट होता है उसका प्राइस. आपने सुना है आपके पेरेंट्स से कि हमने ये ज़मीन इतने इतने में खरीदी थी, आज उसका रेट इतना हो गया. तो इन्वेस्टमेंट वाइज भी महाराष्ट्र इज़ एन गुड ऑप्शन कि लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया या फिर लैंड में इन्वेस्ट किया. ठीक है. एंड टूरिज्म ऑल्सो, वी हैव टूरिस्ट. सबसे हमारे यहाँ कितने सारे फोर्ट्स हैं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की यू नो यादों में हमने. हेलो हेलो. हाँ, बस जूम आउट नहीं होना चाहिए बस. हाँ ठीक है. इन कैमरा अटक रहा है क्या बार बार? फोर्ट्स हमारे पास कितने सारे हैं, हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत सारे हैं, हमारे पास नेचर की ब्यूटी कितनी है, लोग जो एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं यहाँ पे. ठीक है. चलो नेक्स्ट इज आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र. अब हम लोग बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, कि हमारे महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट एग्जैक्टली हम कैसे कर रहे हैं. अब हम ना एक एक सेक्टर को बारीकी से चुन चुन के बढ़ेंगे, एक एक सेक्टर को. एंड आज के हमारे सेक्टर का आगे होगा वो होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर. ठीक है. आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर. सो लेट्स डिस्कस विद आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर. अभी agriculture and allied activities play a very important role in economic development of the state. आप लोगों को पता है क्या, हमारे इंडिया को ना एग्रेरियन स्टेट बोलते हैं. मतलब ऐसी कंट्री जो प्राइमरीली एंगेज्ड है इन एग्रीकल्चर. ठीक है. एग्रेरियन कंट्री बोलते हैं इंडिया को. तो क्या होता है इसका मतलब, तो अगर कंट्री है तो स्टेट भी होगा ही ना, बिकॉज उसी का पार्ट है. तो महाराष्ट्र में भी एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है. बहुत लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है महाराष्ट्र में. ठीक है. एंड आप यहाँ पे देखना, एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज भी लिखा है. व्हाट इज अलाइड एक्टिविटीज गाइस? क्या आप लोगों को पता है कि ये अलाइड एक्टिविटीज का क्या मतलब है? अलाइड एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर के साथ पैरेलली आप कर सकते हो. जैसे एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री. सुना है एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब पोल्ट्री फार्म्स जिनके होते हैं. देन हॉर्टिकल्चर नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है. आप गूगल पे देखना व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, आपका होमवर्क, हॉर्टिकल्चर चेक करना क्या होता है. तो दीज आर नथिंग बट योर अलाइड एक्टिविटीज अलोंग विथ योर एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर के साथ साथ आप लोग ये एक्टिविटीज करते हो. ठीक है. तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718, the share of agriculture and allied activities in total gross state value added was 12.2, 1617 में 15.3. ठीक है. तो 15.3 से हम 12.2 पर आ गए. तो अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है. तो क्यों कम हो रहा है? बिकॉज आप देखना कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो सिटीज में आते हैं सीखने के लिए. तो नाउ दे आर नॉट एनी मोर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, नाउ दे आर टेकिंग जॉब्स, वो लोग कॉर्पोरेट जॉब्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर सिटीज में आके सेटल हो रहे हैं. सो धीरे धीरे ये जो ग्रोस टोटल वैल्यू एडेड है ना, जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है इन योर जीडीपी एंड ऑल अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये धीरे धीरे कम होगा. बिकॉज बाकी सेक्टर्स भी ऊपर आ रहे हैं एंड एग्रीकल्चर उस कंपैरिजन में उतना नहीं बढ़ रहा जितना बाकी सेक्टर्स बढ़ रहे हैं. जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस स्पीड से हम लोग यू नो इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं, उस रेट से एग्रीकल्चर नहीं ग्रो कर रहा. सो दैट इज द रीजन ये ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. यहां पे दिया है देखो, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है हमें. ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. चलो अब एग्रीकल्चर की मैं थोड़ा और डिस्कशन आप लोगों के साथ करूंगा कि एग्रीकल्चर बिफोर गोइंग अहेड. अभी हमारे यहाँ पे ना बहुत महाराष्ट्र में बहुत क्या बोलते हैं, बहुत डाइवर्स फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर मिलेगा आपको. आप कोंकण साइड वगैरह जाओ में ना, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा कल्टिवेट होता है, वीट एंड ऑल बहुत ज़्यादा.
एंड इफ़ यू ऑल कम टू पुणे, पुणे साइड में आप लोग ना, यहाँ पे शुगर केन फार्म्स बहुत है। पुणे में, पुणे के जो खेत हैं एंड ऑल दैट, यहाँ पे शुगर केन फार्म्स बहुत है। अगर आप थोड़ा मराठवाड़ा विदर्भ साइड जाओगे तो वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिसको पानी कम लगता है, बिकॉज वहाँ पे पानी थोड़ा सा कम है। कोंकण साइड में राइस का प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ अबंडेंट पानी है। यू नो वहाँ रेनफॉल कितनी हैवी होती है एंड उतना लगता ही है टू कल्टिवेट दैट अमाउंट ऑफ राइस। सो जैसे जैसे जहाँ का क्लाइमेट है, जहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन है, जैसा क्लाइमेट है, उस हिसाब से हम लोगों ने एग्रीकल्चर जो है वैसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो वैसे महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर का जो डाइवर्सिफिकेशन या जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वो है। आई एम स्टैमरिंग अ लॉट टुडे, आई डोंट नो व्हाई। चलो अब आते हैं जनरल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, जो हमें फेस करनी पड़ती है, तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहला है डिक्रीज इन द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स लीड्स टू लो फार्म प्रोडक्टिविटी। अब इसको ना काफ़ी सारे, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसको हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं, बीए या फिर कुछ पढ़ रहे हो, तो उनको ये टॉपिक आता है सब डिविजन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। ये एक टॉपिक आता है वहाँ पे, इसी को बोलते हैं जो आप लोगों ने पॉइंट अभी पढ़ा ना कि डिक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ लैंड, इसी का दूसरा नाम है। वहाँ पे आप लिख लो सब डिविजन या फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। तो होता क्या है, अभी स्टोरी टाइम। चलो मान लीजिए मेरे डैड के पास 10 एकड़ की जमीन है। ही हैज 10 एकर्स ऑफ लैंड। मेरे डैड के 2 बेटे हैं, एक मैं और मेरे भाई का नाम है राज। ठीक है, सो मी एंड राज। तो अब क्या होगा, जब एज पर हिंदू सक्सेशन लॉज, जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जब पास डाउन होगी तो हम दोनों बच्चों में इक्वली बट जाएगी। तो मुझे 5 एकर्स मिला, राज को 5 एकर्स मिला। लेकिन क्या ओनरशिप जो एक बंदे के पास जो ओनरशिप थी, क्या वो कम हो गई? जैसे माई डैड वॉज होल्डिंग 10 एकर्स ऑफ लैंड, नाउ आई एम होल्डिंग ओनली 5 एकर्स ऑफ लैंड। एंड आगे जब मेरे बच्चे होंगे तो उनको अगर मान लो 2 हो गए तो 2.5 तो और कम होगा। तो जैसे जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पास डाउन हो रही है, वो डिवाइड हो के छोटी होती जा रही है। एंड इसीलिए हम इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, बिकॉज लैंड ही नहीं है। अभी मान लो मैंने और उसने दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों फार्मिंग करेंगे, बट मुझे राइस कल्टीवेट करना है, उसको व्हीट कल्टीवेट करना है। तो 5 एकर्स ऑफ लैंड में मैं उतना ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा जितना 5 एकर्स में हो पाएगा। लेकिन माय डैड कुड हैव मेड इट मच मोर बिकॉज ही हैड 10 एकर्स ऑफ लैंड। गॉट इट? तो इस इफेक्ट को जो है सब डिविजन या फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड, इसी को कहा जाता है। और ये हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की बहुत बड़ी आज की प्रॉब्लम है। ठीक है। सेकंड, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अभी काफी सारे ऐसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो जितना आजकल की फार्मिंग का ट्रेंड आप लोगों को बताऊं ना, जितना कमर्शियल यूज के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अभी काफी सारी इंडस्ट्रीज है जिनको रॉ मटेरियल्स के लिए वो लोग फार्मर्स के साथ टाई अप करते हैं कि आप हमको वो रॉ मटेरियल्स दोगे। जैसे एग्जांपल मैं दूं, अगर कोई शुगर केन फैक्ट्री है, जो शुगर फैक्ट्री है, तो उनका रॉ मटेरियल है शुगर केन, तो वो किसी फार्मर्स के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप हमें इतना इतना शुगर केन प्रोड्यूस करके दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बाकी सारे जो इंडस्ट्रियल यूज वाले एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस नहीं है, उन पे फिर इम्पैक्ट आता है कि वो बनने ही बंद हो गए। ठीक है। Then next is excessive use of chemical fertilizers and pesticides leading to soil degradation. अभी आप लोगों ने अपने अपने घरों में देखा होगा कि जब भी मम्मी सब्जी लाती है या कोई फ्रूट्स लाती है, हमेशा नोटिस करना, या तो वो उसको पानी से धो लेती है या फिर शी कीप दैट इन वाटर सो दैट जो केमिकल या फर्टिलाइजेशन जो हुआ है वो निकल जाए। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है ऑब्वियसली। तो वो ना सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सॉइल डिग्रेड, सॉइल की जो फर्टिलिटी बोलते हैं ना हम लोग कि ये सॉइल फर्टाइल है, मतलब इट इज वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। तो वो फर्टिलिटी डिग्रेड करते हैं फर्टिलाइजर्स। इट इज अल्टीमेटली व्हाट इट इज डूइंग, वो इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं। सो ऑब्वियसली वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, बिकॉज हम इतना एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल पेस्टिसाइड वो सब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस। अभी ये एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस क्या होता है?
अभी देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा एग्रीकल्चरल की जो भी फार्मर्स है ना, वो क्या हम लोगों जैसा उसके पास 2 BHK 3 BHK बंगलोज एंड ऑल है क्या, उसके पास मर्सिडीज है क्या? नो। आपने जनरली मूवीज एंड ऑल भी देखा होगा, उसमें एक गरीब किसान ही देखा होगा। क्यों है ऐसा? व्हाट इज द साइकिल? ये एक साइकिल है। अभी वो कैसे साइकिल है देखो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, अनटाइमली वी हैव रेन्स। आप 2025 की बात देख लो, इस साल तो पूरा साल ऑलमोस्ट बारिश हुई है। तो क्या ये फार्मिंग पे अफेक्ट करेगा? ऑब्वियसली। तो फार्म प्रोड्यूस जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ, तो वो मार्केट में बिका नहीं, तो फार्मर को रिटर्न्स नहीं मिला। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फिर फार्मर्स लोन्स लेने लगते हैं। तो फार्मर ने लोन लिया एंड फिर से सेम कंडीशन है, तो वो लोन अभी उसके पास रीपे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। सो फाइनेंशियल कंडीशन, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, फाइनेंशियल कंडीशन जो है फार्मर की वो नीचे जा रही है। इट इज नोवेयर डेवलपिंग, वो बस गिरती जा रही है। तो इसी वजह से वो जहां से भी उसने लोन उठाया है, तो इसको रीपे करना, उसको रीपे करना, इसी चक्कर में एक किसान की जिंदगी जा रही है। तो इसी वजह से एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस, इसी का मतलब है कि दे आर क्या बोलते हैं उसको मराठी में, वर्ड कर्जबाजारी, या इसको हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट इज द एग्जैक्ट वर्ड, कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं, कि उनके पास पैसा ही नहीं है, जहां से उन्होंने लोन लिया उनको रिटर्न करने के लिए दे डोंट हैव मनी। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एग्रीकल्चरल इंडेप्टेडनेस। नेक्स्ट इज पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एडवर्स क्रॉप पैटर्न। अभी एडवर्स क्रॉप पैटर्न, अभी हमारे यहाँ पे ना, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि काफी ज्यादा क्रॉप्स जो है वो कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे भी क्रॉप्स हैं कि इंडिया का क्लाइमेट वो सूटेबल भी नहीं है बनाने के लिए, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए ग्रो दोस क्रॉप्स। मेरा चेहरा अटक, वेट, नाइटमेयर दिस इज जूमिंग आउट। चलो ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इंडिया का क्लाइमेट उतना सूटेबल भी नहीं है उस क्रॉप के लिए, लेकिन वो ग्रो करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन। ऑल्सो लैंड रिफॉर्म्स, हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स की इस ज़मीन पे ये किया जाएगा, उस ज़मीन पे वो किया जाएगा, गवर्नमेंट कुछ लैंड अलॉट करती है फार्मिंग के लिए एंड ऑल दैट। लैंड रिफॉर्म्स जो है ना, रिफॉर्म्स बनते बहुत सही हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है ना बहुत खराब होता है। वाई? वी हैव करप्शन, बीच में इतने सारे नेता लोग, मंत्री लोग बीच में घुस जाते हैं, तो इसी वजह से वो इम्प्लीमेंट उतने डेफिनेटली नहीं हो पा, उतने फाइनाइट तरीके से नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राई लैंड एंड इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। हाँ भाई, हमारे यहाँ पे जैसे आप मराठवाड़ा विदर्भ साइड जाओगे महाराष्ट्र में, वी हैव अ लॉट ऑफ ड्राई लैंड देयर। वहाँ पे पानी, वहाँ पे बारिश इतनी नहीं होती, वहाँ पे ड्राई लैंड बहुत है। सो वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब वहाँ पे पानी बहुत लगता है क्रॉप्स के लिए, तो वैसी इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है। एंड ड्राई लैंड काफ़ी ज़्यादा बन गया है, तो वहाँ पे हम लोग फार्मिंग या एग्रीकल्चर इतने सॉलिड क्वालिटी से नहीं कर सकते। ये एक बैकड्रॉप है। देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ कैपिटल, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें वी नीड इन्वेस्टर्स, वी लिटरली आई वुड से हमें लोगों की ज़रूरत है जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें। बिकॉज एग्रीकल्चर में हम बिजनेसमैन को देखते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, शार्क टैंक में देखते हैं वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड में वी डोंट हैव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर इज जस्ट गोइंग ऑन। ठीक है, सो वी नीड इन्वेस्टमेंट्स इन सच सेक्टर। गवर्नमेंट डेफिनेटली करती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, आगे वो भी पॉइंट है, हम पढ़ेंगे। सो वी नीड कैपिटल, एक फार्मर के पास उतना कैपिटल होना चाहिए ना, उतना पैसा होना चाहिए कि वो लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मशीन खरीद सके, उतना वो लेटेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड खरीद सके, प्रॉपर उसके पास नॉलेज हो, उसने वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड किए हो कि वो उसका यूज़ प्रॉपरली कैसे यूज़ करेगा वो अपने खेत में, एंड वो कैसे अपना जो प्लांट्स है, अपना जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको मैक्सिमम आउटपुट कैसे देगा। सो ही नीड्स मनी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्लान्स। अभी आप लोग एज वी ऑल नो कि फार्मर्स रहते कहाँ है, तो रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज का डेवलपमेंट कैसा है? सिटीज से स्लोअर है, बहुत पीछे चलते हैं वो हमसे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन
नहीं है वहां पे रोड कनेक्टिविटी से यहाँ वहां से शुरुआत है कि उनका रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, वहां पर इतने स्कूल्स एंड एजुकेशनल सेंटर्स नहीं है, तो इसीलिए फार्मर्स को क्या शहर तक आना पड़ता है टू डू वॉट, टू कंप्लीट देयर एजुकेशन, टू डू देयर बिजनेस, फिर वापस आओ। तो रूरल एरिया अगर डेवलप हुए ना तो फार्मर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा फार्मिंग भी करना, एंड वो साथ में अपना एजुकेशन कर रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ यू नो लाइक इन अ एरिया जहाँ पे उनको चीज़ें एक्सेसिबल है, तो उनका लाइफ स्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ में ही इतना ड्रॉप है कि वो इतने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते इन देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो अल्टीमेटली रूरल डेवलपमेंट भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के पीछे रहने में। गॉट इट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग के लिए ना इतने अच्छे फैसिलिटीज नहीं है कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम लोग लाइक वी डेफिनेटली एक्सपोर्ट ऑल दैट, वो सब करते ही हैं, लेकिन क्या उतना हमें भाव मिलता है क्या? हम लाइक उतना क्या कहते हैं, उतना रिटर्न्स या उतना जितना वो हमारे फार्मर्स डिजर्व करते हैं, डू दे गेट, डू यू ऑल थिंक कि उनको उतना मिलता है? सो द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज मार्केटिंग उतनी अच्छे से की नहीं गई है। once we start focusing on marketing of agricultural sector, we can go booming in that. And last is impact of climate change. Impact of climate change मुझे आप लोगों को अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, you all know कि क्या चल रहा है globally की वजह से। ठीक है, so I hope all these points are clear. And last topic of the day is आपका measures undertaken by government for agricultural development. ठीक है, अब एक एक पॉइंट को इस यहां भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल रेट्स। अभी फार्मर्स को ना क्वालिटी सीड्स अगर तुम दोगे तो ही वो अच्छी फसल उगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करती है, अच्छे क्वालिटी के सीड्स उनको देती है, सो दैट दे प्रोड्यूस गुड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एंड वो रीजनेबल रेट्स में, नॉट महंगे रेट्स में। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ आउटलेट्स फॉर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास सेंटर्स या आउटलेट्स होने चाहिए जहां पे फर्टिलाइजर्स बांटे जा रहे हैं या फिर पेस्टिसाइड्स बांटे जा रहे हैं, ताकि वो फार्मर्स को मिले एट कंसेशनल रेट्स एंड वो यूज कर पाए, ताकि उनका ज्यादा खर्चा उस फील्ड में नहीं होना चाहिए ना। मेन उनका मेन उनका काम है खेती करना, तो वहां ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए उनका। एंड एफर्ट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड। काफ़ी खेतों में आपने सुना होगा या गांव में जहां बिजली नहीं है एंड ऑल दैट दीज थिंग्स, अभी तो काफ़ी कम हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चरल लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंड्यूस करते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल पंप, जो एक बटन या स्टार्ट कोई मोटर लगा के पूरे खेत में पानी जा रहा है। सो उसके लिए हमें क्या लगेगा? वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। एंड वाई वी नीड इलेक्ट्रिसिटी? टू स्मूथनिंग ऑफ फार्मिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड हो, साथ ही साथ में उन्हें एग्रीकल्चरल पंप्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सेटिंग अप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर रिक्वायरमेंट्स। अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, असिस्टेंस का मतलब होता है गाइडेंस, फार्मर्स को अच्छी तरीके से गाइड करना कि आपको कितने रेंज में बाइंग एंड सेलिंग करना है ऑफ आपके प्रोडक्ट्स, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को क्या रेट मिलना चाहिए। ऑल्सो उनको कंसेशनल रेट्स पे कम इंटरेस्ट पे लोन्स देना। आप लोगों का और एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, सर्च अबाउट नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड क्या है ये आप लोग सर्च करोगे, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नाबार्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा। नाबार्ड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। अभी मार्केटिंग के लिए कमिटीज एस्टैब्लिश कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि हमारा जो किसान है उसकी फसल जो है दूर दूर तक पहुंचे, लोग उसको जाने और पहचाने कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ खेती करते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स, कि हम जहां पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन मिलता है। हॉर्टिकल्चर के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का बनवाना, ग्रेडिंग एंड पैकिंग फैसिलिटीज का बनाना। अभी ग्रेडिंग एंड फैसिलिटीज जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो किया, लेकिन उसको अच्छे से सील पैक कैसे करना है, बिकॉज वी नीड टू एक्सपोर्ट दैट, वी नीड टू ट्रांसफर, वी नीड टू, हमें वो सिटीज में लेके जाना है, तो होलसेलर तक पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे हम लोग, हाउ आर वी गोइंग टू पैक देम, कैसे पैकिंग करना चाहिए, कैसे ग्रेडिंग करना चाहिए, ये सब भी उन वर्कशॉप्स में
सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज creating awareness about agricultural information through use of mass media and making agriculture a profit making business। मतलब मास मीडिया जो हमारा मीडिया है उसके थ्रू एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना बूमिंग है। लाइक अगर हम एग्रीकल्चर सही तरीके से करें एंड क्वालिटी वाइज करें तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कितना आगे जा सकते हैं। ये लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये भी काम गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सो आई होप आप सबको ये भी क्लियर है। एंड यस, आई थिंक दैट्स इट, वी आर डन विद आवर टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड लेक्चर को लाइक ज़रूर मार्क कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।